वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ खेल की आवाज़। वर्ल्ड कप हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और हम आपके टीवी के चैनल पे। इससे पहले कि हम वर्ल्ड कप की वार्म अप गेम्स के बारे में कुछ बात करें, मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा अपने पैनल को जो आज मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं मौलिक गबानी, जो कि GTA और विंजर की एक जानी मानी हस्ती हैं। हैमिल्टन मैवरिक्स और अल्फा 11 के तेज़ और तुंद बॉलर और एक वेरी हैंडी राइट हैंड बैट्समैन। उसके अलावा हमारे पास मौजूद हैं अल्फा 11 के ही मेंटोर और मैनेजर तौसीफ अहमद, और उनके साथ हमें शिरकत करेंगे हमारे साथ मुबीन सिकंदर, जो कि हमारे पास लेके आएंगे एक डिफरेंट व्यू न्यूजीलैंड से भी, क्योंकि उन्होंने कुछ साल न्यूजीलैंड में भी गुजारे हैं, तो वहाँ से भी कुछ व्यू वो लेके आएंगे। मुबीन सिकंदर बजाते खुद हमारी अल्फा 11 के लिए डाटा एनालिस्ट का काम करते हैं, टीम का डाटा इकट्ठा करके लाते हैं हर मैचेस में, एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। सो वेलकम टू माई शो खेल की आवाज़। तो पहले बात हो जाए पाकिस्तान की इंडिया आमद पर। ये काफ़ी साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान तो चाहता था कि इंडिया के साथ खेला जाए, इंडिया की सरजमीन पे जाके, और शायद वर्ल्ड कप ने वो मौका फराहम किया कि पाकिस्तानी टीम इंडिया जाए, और इंडिया जाकर, और क्योंकि इंडिया में बहुत से शायकीन हैं, बाबर एक बहुत बड़ा नाम है बैटिंग में, शहीन शाह अफरीदी एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ी मोहब्बत बहुत प्यार मिलता है इंडिया से। तो और वो आपने देखा भी होगा जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम हैदराबाद में लैंड की, और बेशुमार शायकीन जो थे एयरपोर्ट पे मौजूद थे, ना सिर्फ एयरपोर्ट पे बल्कि होटल में मौजूद थे पाकिस्तानी टीम का वेलकम करने के लिए। मौलिक, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम के वेलकम के बारे में? आपने, मेरा ख्याल है आप इतने टाइम से कनाडा में हैं, जब पाकिस्तान लास्ट टाइम इंडिया गया था शायद आप तब इंडिया मौजूद नहीं थे, आपने वो नहीं देखा होगा जब पाकिस्तान ने इंडिया में आकर होम या अवे सीरीज खेली होगी हमारे लिए। Hello and welcome to all the viewers. Thanks for introduction, Fahad. पाकिस्तान मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आई थिंक 2013 में एक बायोलेटरल सीरीज के लिए आया था। मुझे उसके वेन्यू के बारे में, मेरे ख्याल से नॉर्दर्न इंडिया के ही वेन्यू थे, बट उसमें पाकिस्तान ने अच्छा खेला था। लेफ्ट आर्म एक फास्ट बॉलर था, उसने काफ़ी जुनैद हाँ खान की आप जुनैद मेरे ख्याल खान बात कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जैक्टली कोहली को आउट किया, या शर्मा को आउट किया। उसने काफ़ी आउट किए थे। और जैसे लेफ्ट आर्म तो वैसे पाकिस्तान के पास पहले से ही काफ़ी इस तरह के बॉलर आते रहे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया की वेलकम भी अच्छा, जैसे आपने वेलकम की बात की, बहुत अच्छा वेलकम था। और पाकिस्तान के भी चाहने वाले काफ़ी है इंडिया में, जो पाकिस्तान टीम की जो जो कि क्रिकेट बेसिकली चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम इंडिया में आए और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा और क्रिकेट ज़्यादा को देखने देखने बिल्कुल को मिले। बिल्कुल। तो हम चलते हैं तौसीफ भाई की तरफ। तौसीफ भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आम, ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम और इंडिया उस लिहाज से इतने मैचेस नहीं खेल रहे जिस तरह के एशेज सीरीज होती हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान और इंडिया, दे आर बिग नेम्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, इफ दे स्टार्ट प्लेइंग दे विल जनरेट, इट्स ऑल अबाउट मनी दीस डेज, राइट? तो आपको मुस्तकबिल करीब में क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया जाए या इंडिया पाकिस्तान आएगा फहद, बायलैटरल मुझे सीरीज आवाज खेलने नहीं के आ लिए? रही आपकी। तौसीफ भाई, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी क्या मैं आपके लिए सवाल को रिपीट करूं या आपको आवाज आई सवाल की? नहीं, मैं आज समझ गया हूँ आपका सवाल। ये है बेसिकली कि पाकिस्तान और इंडिया में एशियज की तर्ज पे बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं होती। बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स विद इन बीसीसीआई, क्योंकि मुझे पीसीबी और पाकिस्तानी एंड से जो पॉलिटिशियंस हैं, मुझे इनमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता कि ये लोग क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, स्पेशली इंडिया के साथ। लेकिन फॉर अननोन रीजंस, जो कि दे आर नोन टू एवरीबडी, बीसीसीआई की तरफ से हमेशा से ये चीज़ निगेट की गई है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे या हम पाकिस्तान के साथ सीरीज किसी किस्म की नहीं खेलेंगे। वो हर चीज़ को के सामने जो है वो अपने एक ना कोई पॉलिटिकल एक इशू लेके आ जाते हैं, जिसकी बेस पे वो बेसिकली एक बायलैटरल सीरीज को डिनाई कर देते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए इंटरनेशनली, पाकिस्तान को बड़ी टीमों के साथ बायलैटरल सीरीज बहुत कम मिलती हैं।
ये जो बिग 3 का एक सिलसिला चला था कुछ साल पहले, उसके अंदर उसका इम्पैक्ट अभी भी है। आपको नजर आएगा इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, इन टीमों को बायलैटरल सीरीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, टेस्ट मैचेस खेलने को मिलते हैं। उसका एक रिजल्ट भी इनके पास निकलता है कि इनको अच्छे प्लेयर डेवलप होते हैं, क्योंकि अच्छा प्लेयर हमेशा टेस्ट क्रिकेट से डेवलप होता है। ठीक है, तो जब आप T20 लगातार खिलवाएंगे और टेस्ट क्रिकेट नहीं होगी तो आपको स्लॉगर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन तो जो तसीब भाई, आपको प्रॉपर मुस्तकबिल बैट्समैन है, करीब में लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज खेलेंगे एक दूसरे की सरजमीन पे जाके? मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलें, आपका ओपिनियन हमने लिया। अब हम चलते हैं मुबीन सिकंदर के पास। मुबीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का वार्म अप मैच हुआ, हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि मुबीन अपनी जिंदगी के कुछ गुज़िश्ता साल न्यूजीलैंड में गुजार चुके हैं। तो जब पाकिस्तान और खुद बजाते खुद वो पाकिस्तानी है, तो जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो आपका दिल किसकी तरफ जा रहा था? आपके लिए तो दोनों टीमें जीतने वाली हैं और दोनों ही हारने वाली थी, तो But आप first किसको of all, सपोर्ट कर रहे थे? thank you for having me on the show. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हमेशा से मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग रहा है, बिकॉज जैसे आपने बताया कि मैं न्यूजीलैंड में रहा हूँ और मैंने वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो फेमस वर्ल्ड कप मैच हुआ था इंडिया में, जो पाकिस्तान हारा था, वो मैंने न्यूजीलैंडर्स के साथ बैठ के देखा था। और उस दिन के बाद से जो है क्या कहते हैं, काफ़ी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में एक्साइटमेंट रहती है जब मैं उनसे भी बात करता हूँ। मेरा दिल पाकिस्तान की तरफ था, दिमाग मेरा हमेशा न्यूजीलैंड की तरफ रहा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में। अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई जो स्पेशली पाकिस्तानी टीम की तरफ से हमने देखी। आपके स्ट्रगलिंग वार्म अप मैच होता है, आप चांस देते हैं प्लेयर्स को, कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में फ़खर जमान जो हैं, वो आपको पता है कि पूरा एशिया कप एक स्ट्रगल करते हुए आए हैं, उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज ऑन अ गिवन डे फ़खर जमान जैसा प्लेयर आपको कोई सा भी मैच जितवा सकता है। एंड फ़खर जमान brings a lot of balance to the team. Performing फ़खर जमान brings a lot of balance to the team. तो मुझे ये बात बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से समझ में नहीं आई कि why didn't फ़खर जमान प्ले, उसको थोड़ा सा भी चांस क्यों नहीं दिया गया। और जहां तक मेरा ख्याल है, शादाब खान जो आपका एक और स्ट्रगलिंग बॉलर है, उसने भी कोई ओवर्स नहीं कराए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में। उसामा मीर को मौका मिला, बट शादाब खान अगेन आपका वाइस कैप्टन है, which tells me कि he's a crucial player in the playing 11, but he was not given a chance. So that really did not make sense कि आप वार्म अप मैच में ही अगर अपने बड़े प्लेयर्स और अपने मैच विनर्स जो कॉन्फिडेंस फिलहाल लैक कर रहे हैं आफ्टर द एशिया कप, अगर आप उनको भी चांस नहीं दे रहे तो उसका रीजन जस्टिफाइड रीजन मुझे समझ में नहीं आता। रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता, वार्म अप मैच था। मैं तसीब भाई की तरफ जाना चाहूंगा कि वार्म अप मैचेस का जो मकसद होता है वो बेसिकली ये होता है कि एक बड़ा टूर्नामेंट आपने आगे खेलना है, तो वो प्लेयर्स जिनको आप चांस देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी बैट से कुछ रंग आए, उनकी टाइमिंग बेहतर हो, कुछ उनको पिच की समझ आए, आप उनको मौका देते हैं। इसी तरह आप उन बॉलर्स को मौका देते हैं जो आप चाहते हैं कि आपका एक तो बैकअप भी रहे, साथ कुछ बाकी बॉलर्स जो आपके मेन बॉलर्स हैं उनको भी ओवर मिले। तो अगर मुबीन ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगर वार्म अप मैच की तरफ देखा जाए तो आपके जो 4 बैट्समैन हैं उनमें से आपका बाबर रिजवान तो है ही, आपके आधा से ज्यादा मैच तो वो लोग खेल गए हैं। उसके अलावा ना आपने फ़खर जमान को चांस दिया, ना शादाब को चांस मिला, ना इफ्तिखार को चांस मिला। तो तसीब भाई, आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगा कि क्या अच्छा ना होता अगर बाबर ने 50 स्कोर कर लिया, उनको पिच की समझ आ गई, अपने आप को डिक्लेयर करें, अगले बैट्समैन की बारी लेके आए। इसी तरह 50 स्कोर की रिजवान ने डिक्लेयर करके अगले बैट्समैन की बारी आए, क्योंकि वर्ल्ड कप में ये 4 लोगों ने तो नहीं हमें टीम जितानी, ये जो 4 लोग हमारी टीम लेके चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट आ रहा है वार्म अप गेम्स का, वो किसी हद तक ठीक है। उसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि वार्म अप गेम्स किसी भी टीम जो विजिटिंग टीम होती है वो उसके लिए ये होता है कि वो क्लाइमेटाइज कर रही होती है अपने आप को, एक उसको टाइम पीरियड मिलता है जिसमें उसने वेदर के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है। यहाँ पे पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान को क्लाइमेटाइज करने की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वेदर तो एक जैसे ही है दोनों के।
यहाँ पे थोड़ा सा पिच को समझने की बात थी। अब जिस किस्म की पिचेस वार्म अप मैचेस में देखने को मिल रही हैं, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच रिसेंटली हुआ है, थर्ड ओडीआई हुआ है, उसके अंदर अगर आप देखें तो 350 रन हो रहे हैं। दोनों टीमें, इंडिया मेरा ख्याल 250 या 260 किया है उन्होंने, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेली, इसी तरह पाकिस्तान और इसका न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है, मैं हैरान हूँ। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जी इनके पास बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, 346 या 350 के करीब स्कोर करके भी इन लोगों ने अब करवा लिया। इसका मतलब ये है कि और जो अगर आप पिचेस देखें कि हैं, न्यूजीलैंड कभी भी चेस करते हुए ना वो लड़ता नजर नहीं आया, बड़ा स्मूथली उन्होंने चेस किया है। किसी मौके पे भी आपको ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान गेम में कभी भी वापस आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पिचेस डेवलप हुई हैं इस वर्ल्ड कप के लिए, वो ज़्यादातर बैटिंग ओरिएंटेड है। उनमें मुझे लगता है कि बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई होनी है, क्योंकि अगर आप एवरेज स्कोर भी अगर देखें हर पिच पे, तो 300 से ऊपर जा रहा है। ये अगर अभी तक जितने वार्म अप गेम्स हुए हैं, अगर आप इनके रिजल्ट्स देखें तो इनमें आपको नज़र आएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो है वो 350 के करीब स्कोर हुआ। उसके बाद जो बांग्लादेश और श्रीलंका का हुआ ये 250 से ऊपर गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का ये तो इसका रिजल्ट नहीं निकला। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का हुआ है, वो भी न्यूजीलैंड ने 350 रन किए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जितना वर्ल्ड कप होगा ये बैट्समैन डोमिनेंट होगा, ठीक है, या ये स्पिनर डोमिनेंट होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडियन पिचेस जो हैं वो या तो बैटिंग सपोर्टिव होती हैं या वो स्पिनर्स के लिए होती हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनके पास बहुत बड़ा चांस है ये वर्ल्ड कप जीतने का, क्योंकि तीनों टीमों के पास बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। और जैसे पाकिस्तान के पास एक बाबर आजम दुनिया का जाना माना बैट्समैन है, इसके अलावा आपके पास जो इंटरनेशनल अरीना में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लैंड का स्क्वाड देखें, जो रूट है उसमें जेसन रॉय है, उसके अंदर आपको बैटिंग जो उनके देखें तो जॉनी बेस्ट्रो है, तो उनमें 5-6 अच्छे बैट्समैन हैं, फिर ऑलराउंडर्स हैं, फिर बॉलर्स हैं, और सारे के सारे वेल नोन हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के आपने अंदर पिच के बारे में बात की, तो पिच का इंडियन पिचेस के बारे में हमारे यहाँ पे मौलिक से शायद ज्यादा कोई भी ना जानता हो हम तीनों में। मौलिक इंडिया में खुद भी जोन लेवल पे खेले हैं और नेट में भी बॉलिंग करते रहे हैं। तो हम मौलिक के पास चलते हैं, मौलिक से पूछते हैं कि इंडियन की जो पिचेस आप देख रहे हैं, वो पिचेस देखते हुए आपको एक डिफेंडेबल टोटल क्या नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप के सारे जो मोस्टली गेम्स है ना, मेरे ख्याल से नॉर्दर्न इंडिया का जो ग्राउंड है जो धर्मशाला में, बाकी मोस्टली जो ग्राउंड पिक किए गए या तो मिडल में हो या सदर्न पार्ट्स में, राइट। तो यूजुअली इंडिया की जो पिचेस है ना बैटिंग फ्रेंडली होती है, और मेरे ख्याल से मैचेस भी सारे डे नाइट है। तो जो फर्स्ट बैटिंग करता है उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रन करे, स्कोर बोर्ड पे रन लगाए, राइट। एंड जो सेकंड बैटिंग करती है चेजिंग में थोड़ी सी मुश्किल आती है, जो कुछ ग्राउंड है काफ़ी जो कोस्टल एरिया के पास, वहाँ पे उसके वेदर का वो रात को होता है। आपका ड्यू फैक्टर आना शुरू हो बिल्कुल, जाता ड्यू है, नमी फैक्टर आना आना शुरू स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो और बाकी आपको अच्छे बैटिंग ट्रैक्स मिलते हैं। तो बैटिंग फर्स्ट आपको लगता है कि कौन सा टोटल ऐसा है जो टीम्स, अगर हम कुछ टीमों की, बड़ी टीमों की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जिनके पास इस टाइम बिल्कुल सिमिलर किस्म की बॉलिंग लाइनअप है, कौन सा ऐसा टोटल है जो आप देखते हैं कि ये टीमें एक दूसरे के खिलाफ बैटिंग फर्स्ट डिफेंड कर सकती हैं? मुझे लगता है कि आपने जो 300 कोई भी ग्राउंड्स पे आपने कर लिया ना, 300 320, तो मेरे ख्याल से जो बाकी चेजिंग टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो ड्यू फैक्टर का भी मैंने जैसे आपको कहा, और बाकी चेजिंग ऑलवेज 50 और आप फील्ड करते हो फिर आप आते हो, तो इट्स उसमें फिटनेस का भी एक रोल होता है। तो यानी तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी टीम 300 से, हर टीम जो भी बैटिंग हाँ, फर्स्ट कर रही है, दे शुड एम फॉर 300 प्लस रन्स एंड बिल्कुल देन दे विल हैव अ चांस टू डिफेंड दैट 300। बिल्कुल। ऑलराइट, सो हम मुबीन के पास चलते हैं। मुबीन, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस टाइम एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, स्पिनर्स को लेके। हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, शादाब खान मौजूद है और उसामा मीर मौजूद है। शादाब खान वो है जिसको हम तैयार करते आए इस वर्ल्ड कप के लिए, हमने हमारे वाइस कैप्टन भी हैं वो, और जिनकी फॉर्म भी इस टाइम नहीं है और उनकी जो स्पिरिट भी है वो भी बहुत लो जा रही है।
जबकि दूसरी तरफ उसामा मीर हैं, 100 में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी हाइट भी है, बॉल को बाउंस भी मिलता है, उनके पास वैरायटी भी है। तो आपके ओपिनियन में पाकिस्तान को शुरू के मैचेस में किस प्लेयर के साथ जाना चाहिए इन दोनों में से, और या दोनों के साथ ही उतरना चाहिए, क्योंकि इंडियन पिचेस आपको पता है कि स्पिनिंग ट्रैक आपको मिल सकते हैं आगे। मेरे ख्याल से शादाब, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस मैटर करता है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप ऑफ शादाब, ठीक है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि दोनों लेग राइट आर्म लेग ब्रेक रिस्ट स्पिनर्स हैं, दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं, अग्रेसिव ऑप्शंस हैं, इंडियन पिचेस हैं। मेरा ये ओपिनियन है कि उसामा मीर, जैसे आपने कहा, 100 में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, हाई ऑन कॉन्फिडेंस, शादाब के साथ इनको पेयर अप करें तो पाकिस्तान के जो स्पिनिंग इश्यूज हैं वो काफी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली ऑन द पिचेस दैट दे विल बी प्लेइंग। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि it wouldn't be a bad option if we go with both players rather than I just think one player. cricket में aggression is the best defense, and अगर if Pakistan goes down with both the spinners, जो कि करना चाहिए, that's going to be an aggressive strategy, and I think अच्छा option है ये। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें अब हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, क्योंकि किसी भी शो में एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one stop beauty salon. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeyes location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location.
with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi, and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157. Welcome to City Pro Realty. We are 100% Canadian family-owned real estate brokerage. If you are thinking of buying or selling residential or commercial real estate, think of us. Call us. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our passion is real estate. Your success is our priority. Our commission plans to meet your budget. Your satisfaction is guaranteed. A family serving family. To search for sale properties and free reports, visit www.citypro.net. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियां और फ्रेश नान. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर. Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और हम फिर हाजिर हैं आपके पास वर्ल्ड कप से रिलेटेड मटेरियल लेके. और हमारे पैनल में मौजूद हैं तौसीफ, मुबीन एंड मौलिक. मैं मुबीन के पास जाना चाहूँगा ब्रेक के बाद शो शुरू करने के लिए. तो मुबीन, ये एक मुज़हका खेज सवाल भी है कि वसीम जूनियर को अगर आप देखें तो वो पिछले वर्ल्ड कप भी खेले हैं, एशिया कप भी खेले हैं, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आप कहें कि बिलो एवरेज रही है. तो ये कौन सी वालदा की दुआएं हैं जो उनको इतने टूर्नामेंट खिला रही हैं? वसीम जूनियर मेरे ख्याल में अगर उन्होंने किसी टीम के अगेंस्ट विकेटें ली हैं तो वो कोई बिलो एवरेज बैटिंग लाइनर्स के अगेंस्ट विकेटें ली हैं. आपने बिल्कुल सही बोला कि ये इनकी वालदा की दुआएं हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही चल सकती हैं. अगर मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये किसी और क्रिकेटिंग टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगर फर्स्ट क्लास टीम भी बन रही होती या क्लब क्रिकेट टीम भी बन रही होती, इनफैक्ट अगर अल्फा कोर की भी टीम बन रही होती तो मोहम्मद वसीम जूनियर की टीम में जगह बनती. मुझे नहीं समझ आता कि उस प्लेयर की ज़रूरत क्या है टीम में. ना वो न्यू बॉलर हैं आपके, ना उन्होंने अपने आप को मिडिल ओवर्स में प्रूव किया है. उन्होंने डेप्थ में विकेट जरूर निकाली हैं, लेकिन अगर एक बंदा 8, 9, 10 रन की एवरेज से विकेट आपको निकाल के दे रहा है आखिरी 5 ओवर में, या एक आधी विकेट निकाल के दे रहा है, तो उस बॉलर का कोई फायदा नहीं है. तो मेरा ख्याल है मैं माँ की दुआओं की जगह तो पर्ची का नाम दूंगा इस चीज को जो पाकिस्तानी टीम में इनकी होगी और बहुत बड़े लेवल पे होगी, तभी ये आज भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जाके. अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के पास काफी अच्छे प्लेयर्स और मौजूद हैं. एहसान उल्लाह मौजूद है, इरशाद तो मेरे ख्याल इस टाइम इंजर्ड हैं, शायद इस वजह से वो टीम में नहीं आ सके. लेकिन जमान खान एक कदरे बेहतर, जमान खान इज अ गुड ऑप्शन, जो आपने खुद देखा है लाहौर कलंदर से उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है. तो वसीम जूनियर की टीम में जगह नहीं. ऊपर वाला हर एक को ऐसी पर्ची अता फरमाए जिंदगी के हर मरहले में ताकि कामयाबी नसीब हो. तो अब हम चलते हैं तौसीफ भाई की तरफ. तौसीफ भाई, मैं आप सबसे एक टीम के बारे में पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी 3 चीजें हैं किसी टीम में मौजूद जिसको देखते हुए आप सोचते हैं कि वो टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है. तो आपसे मैं शुरुआत करूंगा. तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि टॉप 4 हमने पिछले प्रोग्राम में डिसाइड कर ली कि हमारी इंग्लैंड होगी, इंडिया होगी, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान होगी. तो इंग्लैंड में ऐसे कौन से 3 एक्स फैक्टर हैं जो कि इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? तो सी भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ
जी को क्योंकि शायद हम पाकिस्तानी हैं, और दूसरी बात यह है कि हमें लगता है कि वो चूंकि सिमिलर पिचेस हैं तो वहाँ पे वो बेटर खेलेंगे। लेकिन जिस तरह की गेम मैं ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की देख रहा हूँ, न्यूजीलैंड की देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टॉप 4 में आएगी, मतलब टू बी ऑनेस्ट। ज़ाहिर है दिल दुखता है इस चीज़ के बारे में, जैसे आप मोहम्मद वसीम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक पर्ची है, और ये ट्रेडिशनली हमारे साथ चलता आ रहा है हमेशा से। जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में ही बोला था कि हमारे यहाँ दोस्ती यारी की एक प्रॉब्लम है जो हसन अली में भी नज़र आती है आपको, कि हसन अली की कोई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में आ गया, उससे पहले वो सीरीज़ में नहीं था। तो एनीवेज, अब आप अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड की टीम के अंदर अगेन जो आप बात कर रहे हो कि उनमें क्या चीज़ ऐसी है कि जो उनको वर्ल्ड कप जिताएगी, देखिए मुझे सबसे अच्छी उनकी जो चीज़ लग रही है वो उनका बैलेंस है। उनके पास हर ऑप्शन मौजूद है। उनके पास स्पिनिंग ऑप्शन आदिल रशीद की शक्ल में मौजूद है, उनके पास ऑलराउंडर्स बेन स्टोक है, मोइन अली है। अब ये वो ऑलराउंडर्स हैं जिन्होंने प्रूव किया हुआ है दुनिया में। बेन स्टोक ने इनको लास्ट वर्ल्ड कप जिताया था, और फिर उनके पास टॉप के बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं सारे, डेविड मिलान है, ब्रुक है, जे रूट है, जेसन रॉय है। तो मुझे इस टीम में, इंग्लैंड की टीम में कोई ऐसी ऑप्शन नज़र नहीं आती, मुझे रीज़न नज़र नहीं आती कि दे विल लूज़ दिस वर्ल्ड कप। मुझे लगता है कि ये इंडिया, इवन मुझे तो ये इंडिया से भी ज़्यादा भारी लग रहे हैं, क्योंकि जब जो ऑस्ट्रेलिया ने थर्ड ओडीआई में इंडिया के साथ किया है उनकी होम पिच पे, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड के 11 प्लेयर ही एक्स फैक्टर हैं, और हर प्लेयर अपने अंदर ये ताकत रखता है कि वो सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप अपनी टीम को जिता सके। जैसा कि आपने बेन स्टोक्स का जिक्र किया, 2019 वो वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है। देखिए क्रिकेट हमेशा से टीम प्लेयर, एक टीम गेम रही है, तो जब टीम एक टीम बन के खेल रही होती है तो उसको हराना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपकी टीम में 11 के 11 टॉप के लड़के हैं तो फिर आप अगली टीम को उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंग्लैंड में वो चीज़ नज़र आती है कि आपको 8वें 9वें 10वें नंबर तक अगर आपको बैटिंग भी मिल रही है और बॉलिंग ऑप्शन भी है, तो हमारे यहाँ जैसे इमरान खान अक्सर कहता था रेलू कट्टों के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। तो मुझे अपनी टीम रेलू कट्टा ज़्यादा लग रही है, उसमें अजीबोगरीब किस्म की ऑप्शंस हैं। और मेरे ख्याल में शायद यही फ़र्क होता है एक सिस्टम में और एक पर्ची के निज़ाम में। जब सिस्टम से प्लेयर निकल के आते हैं तो आपको प्रॉपर प्लेयर्स मिलते हैं जो डिपेंडेबल होते हैं, लेकिन जो पर्ची से आते हैं तो फिर या आप दुआओं पे चलते हो या आप ये चलते हो कि काश आज इसका बल्ला चल जाए, काश आज ये अच्छी बॉलिंग कर ले। इंडिविजुअल्स गेम नहीं जिता सकते, आप ठीक कह रहे हैं। इंडिविजुअल्स जो है ना, बाबर आजम आपको हर गेम नहीं जिता सकता, तो आपको टीम कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपके पास ऑप्शंस बैकअप मौजूद हों। अभी जैसे मुबीन बात कर रहे थे कि हम दोनों स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, मैं थोड़ा सा मैं डिफरेंट इसलिए सोच रहा हूँ कि दोनों लेग स्पिनर्स हैं। जिस टीम के पास लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ज़्यादा हुए वहाँ पे ये दोनों पिटेंगे, ठीक है। वहाँ पे जाहिर है अगर आप इंग्लैंड को देखें, मोइन अली है, एक दो और इनके लेफ्ट हैंडर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास वार्नर है। ये लेग स्पिनर तो हमेशा से तंग हुआ है लेफ्ट हैंडर से, राइट हैंडर्स को वो तंग कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ऑफ स्पिनर की ऑप्शन ही कोई नहीं। एक वो इफ्तिखार है, वो आई डोंट नो कि वो कितना बेहतर ऑप्शन है स्पेशली इन पिचेस पे। हाँ, अगर विकेट बहुत ही टर्न हो गई, यानी अगर 2-2 गज बॉल टर्न होगी तो इफ्तिखार साहब कुछ कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों अगर जाएं उसामा मीर। मेरा ख्याल 2 गज बॉल टर्न करने के लिए तो अफरीदी की तरह बॉल पे चक्कियां मारनी पड़ेंगी, वरना मुझे नहीं लगता कि 2-2 गज बॉल टर्न होगी इंडिया की पिचेस पे। मतलब कहने का ये है कि जब आपने इन्होंने सिलेक्शन की है तो इन्होंने ऑफ स्पिनर का ऑप्शन ही नहीं रखा हुआ अपने पास सिवाय इफ्तिखार के। मुझे नहीं लगता, सलमान आगा शायद एक स्पिनर है, लेकिन ये वो रेलू कट्टे हैं ना, कोई स्पेशलाइज स्पिनर नहीं है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मोइन अली है, मोइन अली एक ऑलराउंडर है, स्पिनिंग ऑलराउंडर है, वो ऑफ स्पिनर है। आदिल रशीद जो है वो लेग स्पिनर है, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसलिए मैं आई वुड रेट इंग्लैंड ज्यादा को हायर अमंग अदर 4 टीम्स ओवर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस जो है वो आई रियली लाइक जिस तरह उन्होंने लास्ट वनडे खेला है।
जी, चलें अब हम चलते हैं अपने मौलिक के पास। मौलिक से हम पूछेंगे, इंडिया के बारे में तो नहीं पूछेंगे, उनसे हम पूछेंगे उनके हमसाया मुल्क जिनसे उनको बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तान के बारे में। तो मौलिक हमें बताइएगा ऐसी कौन से 3 चीजें हैं या एक्स फैक्टर प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में हैं जो आप सोचते हैं कि किसी भी दिन गेम बदलने की सलाहियत रखते हैं और सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। आप मेरे साथ मेरी टीम में खेलते हैं, आपको पता है ये सलाहियत मैं रखता हूं सिंगल हैंडेडली टीम जिताने वाली, और आप खुद भी रखते हैं बजाते खुद। तो आपको वो कौन से प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में नजर आते हैं? मैं आपको है ना थोड़ी सी थोड़ा सा मैं और चीज पे अभी पहले बात करना चाहूंगा, फिर आप मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि अभी जो बात हम करते हैं अक्सर कि ये 4 टीमें फाइनल खेलेंगे, उसमें हम इंडिया को डाल देते हैं, उसमें हम पाकिस्तान को डाल देते हैं जस्ट बिकॉज पाकिस्तान के एक अनप्रेडिक्टेबल साइड है। लेकिन जो मुझे लगता है ना कि क्रिकेट जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है वो 2019 के वर्ल्ड कप से चेंज हो गई है काफी, और इंग्लैंड ने हमें बताया कि ये किस तरह खेली जानी चाहिए, राइट। तो इस बार है ना सारी एशियन जो टीमें हैं चारों, अफगानिस्तान इंक्लूडिंग, जो चारों टीमें बांग्लादेश, श्रीलंका, तो उनकी इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया भी, उनकी है ना अच्छी खासी टेस्ट होने वाली है इस पे, राइट। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये 4 टीमें हैं, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रही है ऑलमोस्ट सेम ही मॉडल है, राइट, स्पेशली एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, यानी वो 50 ओवर्स को T10 बना के खेल रहे हैं। और एक जो मेजर फैक्टर इसमें जो आया है ना, वो आया है कि इन सारे 4 मुल्कों के मोस्टली प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, राइट। तो पहले ऐसा था कि इंडिया जब आते थे तो सारे डरते थे कि स्पिन होगा और हम स्कोर ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब ये फैक्टर खत्म हो चुका है। सारे पिचेस के सारे अवेयर है कि किस तरह पिच बिहेव करेंगी और अपने कॉन्फिडेंस से खेलते शॉट। ओके, अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पे। तो पाकिस्तान टीम की जो मुझे एक बात अच्छी लगती है ना, वो लगती है कि पाकिस्तान टीम तो जो मुझे ऑनेस्टली मुझे फील होता है कि वो कभी भी सारे प्लेयर है ना परफॉर्म नहीं करते। जो एक मेन चीज़ है कि एक टीम के लिए है ना सारे का होना जरूरी है कि एक टीम गेम है। लेकिन पाकिस्तान टीम में ये भी है कि पाकिस्तान टीम में जो 1-2 प्लेयर चल जाते हैं ना, तो उनके पास ऐसी स्किल है कि सामने वाली टीम को वो उसी वक्त बैकफुट पे ला देते हैं, राइट। तो बैटिंग में मैं बात करूंगा कि आपसे जैसे 2 स्कोरर है, रिजवान और बाबर, वो काफी टाइम से स्कोर करते आ रहे हैं, तो वो स्कोर करते तो है, लेकिन मुझे बस यही डर है कि वो जो रेड पे स्कोर करते हैं, राइट। और कीप इन माइंड कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग अभी थोड़ी वीक हो चुकी है, नसीम शाह भी नहीं है, और इंडिया में मैचेस है सारे, तो अफरीदी को जो नई बॉल्स पे स्विंग ना मिला या फिर 2-3 ओवर के बाद स्विंग मिलना, बोलना बंद हो गया, बिल्कुल स्टार्ट हो गया, तो फिर पाकिस्तान की मिडिल जो बॉलिंग है, मिडिल ओवर्स की, वो इतनी मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है, राइट। स्पिनर भी तोसीफा और मुबीन ने जैसे डिस्कस किया कि स्पिनर्स भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 3 एक्स फैक्टर में आपको लग रहा है कि एक बाबर आजम होंगे आपके बिल्कुल पास? बाबर आजम का रन करना बहुत जरूरी है, और मैं दूसरा एक्स फैक्टर जाऊंगा इफ्तिकार अहमद के साथ। वो मैं उसको देख रहा हूँ कि गेम मैचेस को फिनिश करते हुए फर्स्ट बैटिंग करेंगे तो वो मैचेस को अच्छी स्ट्राइक रेट से ले जाएंगे, यानी कि अच्छे 50 या 70 कर देंगे 30-40 बॉल में। और हाँ, और बॉलिंग में मैं जाऊंगा कि शाहीन अफरीदी आगे से विकेट निकालते हुए उसको देख रहा हूँ कि नई बॉल से वो काफी इफेक्टिव होंगे, और उसने 2 या 3 विकेट आउट भी कर दिए, तो मिडिल ऑर्डर से सारा प्रेशर खत्म हो जाता है। चलें, क्योंकि आपसे हमने पूछा आपके हमसाया मुल्क के बारे में, तो बेहतर यही होगा कि हम मुबीन से भी पूछे उनके पुराने हमसाया मुल्क के बारे में। तो मुबीन, एज अ न्यूजीलैंडर, आपका हमसाया मुल्क ऑजी है, तो आप हमें बताएं कि वो कौन से 3 एक्स फैक्टर हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में जो कि किसी भी दिन गेम चेंज कर सकते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जब किसी भी ग्लोबल टूर्नामेंट में जाता है तो एक उनका एक्स फैक्टर जो उनका यूएसपी भी है वो है उनका माइंडसेट। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की जो बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट है और जो मेंटल टफनेस है वो किसी भी टीम से आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो उनका यूएसपी है। इवन जो उनका हमसाया मुल्क है न्यूजीलैंड, वो भी इतना मेंटली टफ नहीं है जितना न्यूजीलैंड। तो एक जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है मेरे ख्याल में वो। दूसरा रीजन ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, विच इज अ वेरी टफ ऑपोजिशन इन इट्स ओन होम ग्राउंड, उन्होंने एक सीरीज खेली है। अगर आप देखा जाए तो ये वार्म अप मैचेस भी काफी हद तक जो है क्या कहते हैं रेन की वजह से, बारिश की वजह से अबैंडन हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक फुल फ्लैश सीरीज खेलने का एडवांटेज है जो किसी और टीम के पास नहीं है, जस्ट राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो उनके जो मेजर प्लेयर्स हैं, मिचेल स्टार्क, मार्श, स्टीवन स्मिथ,
इन सबको एक एक्सपोजर मिला हुआ है, प्लस इन एडिशन टू द आईपीएल दैट दे हैव बीन प्लेइंग, राइट? तो उस वजह से ऑस्ट्रेलिया हैज द एक्सपीरियंस इन द एनवायरनमेंट दैट दे विल बी प्लेइंग द वर्ल्ड कप। मेरा ख्याल से सेकंड रीजन ये है। थर्ड रीजन, ऑस्ट्रेलिया हैज मैच विनर्स। जो आप डेविड वार्नर को देख लें, आप उनके स्टोइनिस को देख लें, उनके बॉलर्स में मिचेल स्टार्क को देख लें, वार्म अप मैच में वो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट ही लेकिन हैट्रिक कर गया। इंडियन पिचेस में जिस तरीके से वो राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉल अंदर ला रहा था, आई थिंक वो एक नेक्स्ट ही लेवल जो है क्या कहते हैं चल रहा था। मेरा ये ख्याल है कि ये 3-4 प्लेयर्स इनके एक्स फैक्टर्स होंगे, along with their mental toughness and their experience in the Indian conditions that gives them an edge over other teams. बिल्कुल। चलें, अब एक ही टीम बाकी रह गई है, वो है एज अ पाकिस्तानी मेरा हमसाया मुल्क इंडिया। तो उसके बारे में मैं कुछ बात कर ले तो अगर आप मुझसे पूछें या मैं खुद ही बता दूं बिना पूछे, तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम का जो एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर होगा वो रविंद्र चहर होगा, जडेजा। क्योंकि जडेजा एक ऐसा प्लेयर है जो आपको जहल फ्राहम करता है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। अगर जडेजा इस वर्ल्ड कप में चलता है, हैंडी रन्स करता है, ऊपर तले विकेटें निकालता है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन ढूंढना चाह रहा है वो उसको मिल जाएगा जडेजा में और हार्दिक पांड्या में। हार्दिक पांड्या ने पिछले कई सालों में बहुत इंप्रूव किया। मुझे आज भी याद है जब उन्होंने आईपीएल शुरू किया था, एक बहुत खिलंडरे से प्लेयर थे वो। सिर्फ ये लगता था कि सोशल मीडिया पे वो अहमद शहजाद की तरह वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीड इंप्रूव की। नाउ ही इज बॉलिंग एट 140 145 कंसिस्टेंटली और बैटिंग में भी वो रन कर रहे हैं। और उसके अलावा आप किसी भी टीम से आपका ताल्लुक हो, एक प्लेयर हमेशा रहेगा जिसके अगेंस्ट आपने प्लान करना है जब भी आप इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, और वो हैं चेजिंग गॉड विराट कोहली। कोई भी टीम के अगेंस्ट हो, कोई भी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट हो, जैसी भी पिच हो, विराट कोहली एक वाहिद एक्स फैक्टर है जो हारी हुई गेम आपको जिता सकता है और किसी टाइम भी जिता सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि विराट कोहली के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हर टीम को और देखना पड़ेगा। और विराट कोहली, ही इज टू डिफरेंट प्लेयर्स। व्हेन ही इज चेजिंग ही इज अ डिफरेंट प्लेयर एंड व्हेन ही इज बैटिंग फर्स्ट ही इज अ डिफरेंट प्लेयर। तो इंडियन टीम की तरफ से मुझे लगता है कि बैटिंग में तो ये 3 लोग हैं, 2 ऑलराउंडर हो गए, एक बैट्समैन हो गया, और बॉलिंग में बुमराह पे बहुत डिपेंड करेगा। अब देखना है कि वो इंजर होने वाली मशीन है, तो उनकी इंजरी के टाइम में अब काफ़ी गैप आ गया, तो देखना पड़ेगा कि कितने मैचेस वो खेल सकते हैं बिना इंजर हुए। हमारी दुआ तो उनके साथ यही होगी कि वो पूरा वर्ल्ड कप खेलें, और किसी प्लेयर के लिए भी हमारी ये दुआ है कि वर्ल्ड कप इज़ अ बिग स्टेज, तो जब भी वो वर्ल्ड कप में जाएं दे डिजर्व टू प्ले द इंटायर टूर्नामेंट। तो बॉलिंग लाइनअप में मुझे लगता है कि बुमराह जो हैं वो एक क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं। चलें, ये तो हमने अपनी टॉप 4 टीम्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि ऐसे कौन से 3 एक्स फैक्टर हैं जो उनको वर्ल्ड कप में शिकस्त से कामयाबी की तरफ धकेल सकते हैं। शो ख़त्म करने से पहले मैं एक और सवाल करना चाहूँगा तौसीफ से, जो कि तौसीफ भाई आपकी तरफ मेरा सवाल आ रहा है कि 2023 चल रहा है, हर टीम इस टाइम अगर आप देखें, जो मौलिक ने बड़ा प्यारा पॉइंट रेस किया कि जो इंग्लिश टीम्स हैं, जो सब कॉन्टिनेंट टीम्स नहीं हैं, वो T50 को, अब वो पुराने ज़माने चले गए जब आप सोचते थे कि हम पहले 10 ओवर्स में इतना रन करेंगे, फिर एंकर करेंगे और फिर हम आखिरी 10 ओवर्स में जाके एक्सेलरेट करेंगे। वो टाइम अब ख़त्म हो चुका हुआ है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि हम पहले 40 ओवर में 5 रन पर ओवर की रन रेट से स्कोर करेंगे और आखिरी 10 ओवर में हमें वो मिलके गेम ख़त्म कर देंगे। तो मैं अगली एपिसोड के लिए आपके पास ये सवाल छोड़ा जाता हूँ, आप इस सवाल के बारे में सोचिएगा। और खुदा हाफिज करने से पहले मैं अपने नाजरीन को छोड़े जाता हूँ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के फर्स्ट वार्म अप मैच में, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। होप यू एंजॉय द मैच और हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते नए शो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।